नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाएंगे वही जो सच है। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष केशवराव मानकर ने की अपील, मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। सालेगसा हाल ही में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने की खुशी में भाजपा नेताओं द्वारा पूरे देश में पत्रकार वार्ता के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील पत्रकारों से की जा रही है। इसी श्रृंखला में आज दिनांक 4 जून रविवार को स्थानीय स्फूर्ति पब्लिक स्कूल सभागृह में भाजपा जिला अध्यक्ष केशवराव मानकर द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई। पत्रकारों के सवालों के घेरे में भाजपा नेता इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों ने भाजपा नेताओं पर अनेक सवालों के गोले दागे, परंतु भाजपा नेता केशवराव मानकर ने समय समय की बात है कहकर बातों को टाल दिया तथा पूर्व विधायक भीर सिंह नागपुरे ने कहा कि जिसे भी योजनाओं का लाभ न मिला हो वह उनसे संपर्क करे। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में उनके साथ पूर्व विधायक संजय पुराम, मंडल अध्यक्ष गुणवंत बिसेन, आदिवासी सेवक शंकर मडावी, स्फूर्ति पब्लिक स्कूल के संचालक बडोले सर आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों हेतु सुरुचि भोज की विशेष व्यवस्था की गई थी। इस खबर के लिए गुनाराम मेहर, सालेकसा। 9 वर्षाचे 9 मुद्दे आणि हे 9 मुद्दे असे मी तुमच्या जवळ 18 मुद्दे तुमच्या समोर ठेवलेले आहेत। मुद्दे भरपूर आहेत। तुम्हा सर्वांना कल्पना आहे की पत्रकारांच्या माध्यमातून तुम्ही वर्तमानपत्रात छापत असता आणि ह्या सर्व बाबीचा उहापोह जनतेमध्ये व्हावा हीच आमची अपेक्षा आहे। त्यामुळे आपण या ठिकाणी मी बऱ्याच वेळापासून तुमचं वेळ घेतलेला आहे आणि ह्या सर्व योजनेच्या संबंधात पत्रकाराच्या माध्यमातून चांगली बातमी समाजाच्या कोणाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो। आपल्या कोणाला काही विचारायचं असेल तर आपण विचारू। आपने पहला विषय लिया था स्वच्छता अभियान को लेकर के, तो इसके पहले 2014 से पहले क्या स्वच्छता अभियान बाकी शहरों में नहीं चलते थे क्या? क्योंकि यदि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोई योजना नहीं चलती। अगर आप नगर पंचायत से ऊपर के लेवल में जाते हैं तो वहाँ पे स्वच्छता अभियान नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद ये अपने अपने माध्यम से चलाती है। तो क्या 2014 के पहले स्वच्छता अभियान नहीं चलती थी? चलता था ना, पर जिस प्रकार से चलना चाहिए था वो नहीं चलता था। आज उसको जो गति मिली है, गाड़गे बाबा के नाम से अपन स्वच्छता अभियान चला है, नहीं चला ऐसे नहीं, अपने महाराष्ट्र में भी चला है, समझे कि नहीं। पर जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान की मुहिम चलना चाहिए पूरे देश भर, वो आदरणीय पंतप्रधान जी ने की। आपने अभी उज्ज्वला योजना के संदर्भ में जो बताया, एक सफल योजना के रूप में उसको आपने बताया, तो उज्ज्वला योजना जो है लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्र में असफल हो चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता कि असफल हुई है। कैसा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट में जो पेट्रोल डीजल और जो रेट बढ़ते हैं उसके कारण से अप एंड डाउन उसमें आता है। जिनको एक बार फुकट में मिल गया उन्होंने गैस जला दिया, उसके बाद उसने भरने का प्रयास नहीं किया। आज भी लकड़ी इतनी महंगी है, अगर क्या है कि हमको सहज फुकट में मिल जाती है लकड़ी, नहीं तो आज शहर में जाओ तो 5 रुपये 6 रुपये किलो लकड़ी है, उससे गैस सस्ता पड़ता है। पर हमारी मानसिकता कैसी है कि हमको फुकट में मिलेंगे तो हम चलाएंगे, तो फुकट की मानसिकता है, इसमें गैस में चल नहीं सकती। आपको जो सिलेंडर की कीमत है वो देनी ही पड़ेगी। उस पर पंतप्रधान जी सब्सिडी भी दे रहे, सब्सिडी थोड़ी है, तो हर सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिल रही है। इसलिए हम जनता से आह्वान करते हैं कि जंगल बचाने के लिए, हमारा पर्यावरण बचाने के लिए ये गैस का वापर करना ज़रूरी है, क्योंकि प्राणवायु यह हमारे प्राण की रक्षा करता है। और हम जो कोरोना पीरियड में देखे, आप देखें ना प्राणवायु की कितनी आवश्यकता थी कोरोना काल में। आपको ये जानकारी होगी कि जो हमारा जीवन बचाता है उसके लिए हमने यह निश्चित करने का ध्येय सामने जनता को लाना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम प्राणवायु लेंगे और नत्रवायु छोड़ेंगे, तो नत्रवायु एब्सॉर्ब करने के लिए एक भी पेड़ नहीं रहेगा तो एक भी आदमी जीवित नहीं रहेगा। वो वहाँ तक के आपके पास सही है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जब हम नज़र डालते हैं तो आमदनी 98 और 78 रुपये वाली बात सामने आती है।
जिस उज्ज्वला गैस की जो कीमत किस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब से न होकर के आज 1100 से लेकर 1200 तक की हो गई है। तो ये गरीबों के बस के बाहर की बात हो गई। इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे, उसकी कीमत के बारे में? निश्चित रूप से उसके बारे में पंतप्रधान जी विचार करेंगे। आज देश के हर आदमी को, नागरिक को मदद मिलना चाहिए, ये में उसमें का उद्देश्य है। अगर ये योजना को सफल करना है तो उसके बारे में हमारे देश के पंतप्रधान निश्चित विचार करेंगे। और जिस दिन एलपीजी हमारे यहाँ तैयार हो जाएगा देश में तो वो सस्ता मिलेगा। हम अगर फॉरेन से लाके अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो महंगा मिलेगा, अगर देसी चीज़ है तो वो सस्ती मिलेगी। इसलिए जैसे पेट्रोल डीजल में इथेनॉल डाल के हम उसकी कीमत कम करना चाहते हैं। अब हमारे यहाँ भी उत्पादन उसका पेट्रोल डीजल का हो रहा है, उस प्रकार का गैस का भी चल रहा है। अभी देख रहे होंगे आप कि सस्ते में गैस मिलने के लिए अपने ग्रामीण भाग में आज भी देखो तो गैस की पाइपलाइन चालू है। अपने ज़िले में भी गैस की पाइपलाइन आ रही है। वो जिस दिन गैस की पाइपलाइन चालू हो जाएगी तो यही हमको गैस सस्ते में मिलेगी। ये भी योजना आदरणीय पंतप्रधान जी। आपने कोरोना काल में टीकाकरण को लेकर के सवाल उठाया कि टीकाकरण जो है वो देश में निर्मित हुई। इसके पहले भी देश में ऐसी कई आपदाएं आई और टीकाकरण मुहैया कराई गई, टीकाकरण अपने देश में बने, पर इस तरीके से प्रोपोगेंडा जिस तरीके से भाजपा सरकार ने चलाई वो नहीं चले थे। तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, हम अगर कुछ अच्छी बात करते हैं, हमने कोरोना काल में वैक्सीन का निर्माण किया, प्रोपोगंडा जरूर वो किया, नहीं किया ऐसी बात नहीं, पर वैक्सीन तैयार करने के लिए हम देश के ही नहीं तो विदेशों की भी लोगों की जान बचाने के लिए हमने काम किया। बहुत से देशों को हमने वहाँ उत्पादन नहीं होता था, क्या होता था, पर इतने बड़े पैमाने में उत्पादन करके लोगों की जान बचाना, ये उसमें का महत्व की बात है। पिछले कालरा हुआ, हैजा हुआ, इसके भी वैक्सीन निकली थी, नहीं निकली ऐसी नहीं, पर उसकी उतनी आवश्यकता नहीं थी कि जो जनमानस में उसकी हम ये करें। आज जनमानस में कोरोना के नाम से डर है, आज भी डर है, आज भी हम घबराते हैं कोरोना बोले की, तो घबराने की अब आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में कोरोना के संबंध में इतनी वैक्सीन रेडी है कि अब हमारे नागरिकों को भटकना नहीं। बोलना है कि इसके पहले जो देश पे विपदा आई थी वो इतनी भयानक नहीं थी। और अभी जो कोरोना आया वो उससे ज़्यादा भयानक था। और ये इंटरनेट के बारे में आपने जो बोला, इंटरनेट के बारे में आपने जो बोला, अभी 5G शुरू हो गया है, तो आज भी हमारे ग्रामीण अंचल में 1G, 2G, 3G के मोबाइल नहीं चल रहे, नेट नहीं मिल रहा, बराबर कवरेज नहीं मिलने के कारण आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में विद्यार्थियों को ऑनलाइन जो पढ़ाई है ये करना मुश्किल है। और आज देश में 5G की बात जब चल रही है, देखो 5G लॉन्च हुआ है, गाँव में रहने वाले लोगों के बारे में क्या विचार कर रहे हैं? 5G लॉन्च हुआ है बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में, और अपने यहाँ 4G चल रहा है। 1G, 2G, 3G नहीं चल रहा है, 4G चल रहा है। और वो इंटरनेट का जो मीटर है उस संबंध में महान क्रांति हमारे देश में चल रही है, समझे कि नहीं। वो धीरे धीरे अब एकदम तो थाली में आना जाए तो एक साथ नहीं खा लेते, एक एक निवाला खाना पड़ता है। उस प्रकार का इंटरनेट है कि धीरे धीरे जैसी उसकी आवश्यकता होगी वैसे वैसे सरकार उसको आगे बढ़ेगी और सबको सुविधा होगी। आज इंटरनेट नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। अब कभी अभी यहाँ हम बैठे, यहाँ फ़ोन आएगा तो कवरेज नहीं रहता। मैं अभी आ रहा था साले का साथ, बीच बीच में कवरेज जा रहा था। ये प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता, फिर भी सामान्य जनता के हित के लिए इंटरनेट के माध्यम से देश का विकास हो रहा है, हर गांव गली तक पहुंच रहा है, ये उसमें की आनंद की बात है। लेकिन ग्रामीण जो अंचल है, ग्रामीण अंचल में आज भी इंटरनेट का पूरा फायदा नहीं होगा ना, धीरे धीरे होगा। शांति रखिए। देखो, अंग्रेजों ने इतने साल राज किया, उसके बाद कांग्रेस ने इतने साल राज की, और हमको हमारे राज को कितने साल हुए आप सब जानते हैं। और 10 साल पहले गांव के लोग ज़्यादा मोबाइल से बात कर पा रहे थे, आज कम से कम इतनी कनेक्टिविटी तो बढ़ी ना, लोग जुड़े ना। इस बात को तो ये करो। और जैसी आवश्यकता आविष्कार की जरूरी होती है, जैसी जैसी असुविधा होगी उसे दूर करने के
प्रयासशील सरकार है। आपने स्टार्टअप इंडिया को लेकर के एक विषय उठाया था, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया में युवकों के लिए ऐसा क्या था कि जिसका फायदा युवकों को अभी मिला? स्टार्टअप इंडिया के अंदर में अनेक योजनाएं आई, जैसे इंडस्ट्री में है, कृषि में है। इनका उपयोग अपने यहाँ के युवकों को देने के बाद, समझे कि नहीं, आज स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आज 20G शिखर परिषद जो हुई अपने यहाँ, और अपने जो अध्यक्ष देश के पंतप्रधान हुए हैं, उस माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से सारे देश में मालूम पड़ गया कि अपने देश के पंतप्रधान ये स्टार्टअप इंडिया में लाकर देश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। कृषि में क्रांति लाना पड़ता है, इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं, मुद्रा में लाना चाहते हैं, हर क्षेत्रों को वो स्टार्टअप इंडिया से जोड़ना चाहते हैं। यानी ऐसा कोई भी ये रहे बाकी ना रहे कि वो स्टार्टअप इंडिया से जुड़े और देश विदेश सभी के काम, लोगों के काम में आए। इस प्रकार की योजना माननीय मोदी जी स्टार्टअप इंडिया जब से चला है, आपने बोला है कि युवकों को उसका निश्चित रूप से फायदा मिला, परंतु देखा गया कि कई कंपनियों से युवकों को और जो चल रहे स्टाफ थे उनको बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा। फिर ये स्टार्टअप इंडिया का विषय देखो, बेरोजगारी का जो प्रश्न है वो कोई आज का है ऐसा नहीं है। बेरोजगारी का जो सवाल है वो पहले से ही है, और सभी लोग बोलेंगे मेरे को नौकरी मिले तो व्यापार कौन करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा। आज स्थिति यह है, बेरोजगार बोलते हैं। आज हम अगर हमारे दुकान में एक आदमी रखना चाहते हैं, कंप्यूटर वो आज उपलब्ध नहीं होता, तो बेरोजगारी रही कहाँ, ये समझ में नहीं आता। आदमी में उपलब्ध नहीं होते, खेती में उपलब्ध नहीं होते। ये सारा जो चल रहा है विकास की गति, उसके कारण से सारा हो रहा है। आज सब पढ़े लिखे लोग, कोई पढ़ा लिखा लोग एक बोरी उठाने का काम नहीं कर सकता। आज वो उसको चाहिए मुझे नौकरी चाहिए, तो ये बेरोजगारी जो दिख रही है सिर्फ नौकरी चाहिए वालों को, और जो रोज मिलता है वो रोजगार उसको करना नहीं चाहते। ये उसमें की बात है। सही नहीं, आपने बोला कि पढ़े लिखा जो बेरोजगार है उसको आप नौकरी को भी क्लासिफाई किया गया, सरकारी नौकरी, निम्न शासकीय नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इस तरीके से, और आप बोल रहे हैं कि वो बोरा उठाना नहीं चाहता, तो ये कहाँ तक के उन युवा बेरोजगारों के लिए सही है? देखो कैसा है, काम जो मिले वो करने की क्षमता अपने में रहनी चाहिए। अगर मुझे जो काम मिलता है उसको मैंने प्रामाणिकता से किया तो देश का भी भला है, उसमें समाज का भी भला है, सारा विकास उसमें है। अगर हम चाहेंगे कि हमको जो मिले, मैं कलेक्टर बनना चाहूँ तो मैं तो नहीं बन सकता ना, उसकी क्षमता मेरे को लाना पड़ेगा। IAS कि मेरे को एग्जामिनेशन पास करना, उस लायक मेरे को होना पड़ेगा। अपनी क्षमता उस प्रकार से हम बढ़ाएं, अपनी योग्यता बढ़ाएं। सब डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, तो डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने, तो अपने अपने क्षमता के अनुसार स्टार्टअप इंडिया के अंदर में जो भी अपने को काम मिल सकते वो युवकों ने करना चाहिए, उसका फ़ायदा। और अनेक युवकों ने फ़ायदा लिया है ना, नहीं लिया ऐसा नहीं है। ये योजना बिल्कुल गट्ठे पे पड़ी है ऐसा नहीं है, और वो फेमस इसलिए हुई ना स्टार्टअप इंडिया, ये देश के पंतप्रधान ने जो कोई निर्णय लिया उससे सारे समाज को, युवकों को, सबको उसका लाभ हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसी खास उपलब्धि नहीं बताया? काय में शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र की 2 योजना है, आपको जानकारी है, समझे कि नहीं? आज जो हमारे जिला परिषद द्वारा जो चलाए जा रहे स्कूल है, ये देखो ये इस पत्रकार परिषद का विषय हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता। ये जिला परिषद का विषय नहीं है, स्टेट का विषय नहीं है। देश के पंतप्रधान ने जो 9 वर्ष कार्य किए उसके लिए हमारी ये आज की पत्रकार परिषद है। तो मोदी जी के संबंध में पूछ सकते हो, मोदी जी जैसा केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, त्या राज्यात त्या शासनाचा तो निर्णय असतो। देखो एजुकेशन में क्रांति नहीं की ऐसा आप बोल सकते हैं क्या? एजुकेशन में जो उन्होंने लाया है कि सरसकट सबको शिक्षा मिलना चाहिए, वो योजना के तहत आज देखो कि आरक्षण रखा गया है, और आरक्षण के तहत जो पालक अर्ज करते हैं उनकी फीस भी गवर्नमेंट भरती है, उनको मुफ्त शिक्षण दिया जाता है। ये केंद्र सरकार की योजना है। ये जो नीली बसें चलती है ये किसके लिए है? विद्यार्थियों के लिए। सर मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आज लगभग 10 वर्षों से
किसी प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियों के अभाव में भर्तियाँ नहीं होने की वजह से शिक्षकों की कमी खल रही है शासकीय स्कूलों में। एक से देखो, सात- एक ही क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में भर्तियाँ शुरू है। क्षेत्र में सरकार नहीं, क्या बंद है ऐसा नहीं है। अभी आपने पढ़ा होगा शिक्षकों के भर्ती के लिए पोर्टल के माध्यम से उनको ये जाना है। अब पिछले वक्त भी पोर्टल से महाविकास आघाड़ी के सरकार में पदे भरे गए, पर उसमें जो कुछ खामियां हैं वो आज का यहाँ का विषय नहीं हो सकता। भर्तियाँ चालू है, केंद्र की भी चालू है, राज्य की भी चालू है, सभी क्षेत्रों में भर्तियों के काम चालू है। अभी हमारी जो देवेंद्र जी फडणवीस और शिंदे जी की सरकार आई है, ये निश्चित रूप से पदों भरने के लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है ऐसा नहीं है। प्राथमिक शिक्षा को ही अगर एकदम मुस्तैद कर दी जाए फिर आगे का क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा में पहले का काल और आज के काल में जमीन आसमान का फर्क है। आज शिक्षा नहीं मिल रही है क्या? आज शिक्षा मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। आज हर जगह कंपटीशन के कारण से हर क्षेत्र में अच्छी प्रकार की शिक्षा मिल रही पैसे है। वालों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन अरे, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए ना आप स्कूलों का क्या। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ नहीं रहे क्या? वो ऊपर नहीं पहुंच रहे क्या? ये आपके प्रश्न से ग्रामीण क्षेत्रों में आज हाई स्कूल देखो, जूनियर कॉलेज देखो, जहाँ शिक्षक रिटायर हो गए हैं 10-10 साल से, वहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलें जो है 1 से 7 की, वहाँ दो मास्टर 3 मास्टर काम कर रहे हैं, वहाँ भर्तियाँ नहीं हो रही। चला ठीक आहे, आता आपण पुष्कळ एक मिनिट फक्त दोन प्रश्न होते, मुख्य नाही. दोन प्रश्न होते. केंद्र सरकार हा बोला, तुम्ही बोला. केंद्र तर सरकार- तुम्हाला भरपूर संधी त्यांना बोलू दे ना, एक मिनिट देतो ना तुम्हाला. जनधन योजनेअंतर्गत बऱ्याच लोकांना केंद्र सरकारकडून योग्य आहे, म्हणजे लोनची सुविधा शासन म्हणते म्हणजे केंद्र सरकार. तर आतापर्यंत किती लोकांना ते लोन मिळाले आहे? बँक ऑफ महाराष्ट्र असेल, सेंट्रल गव्हर्नमेंट बँक असेल, ते एखादे नाव सांगा. 40.82 कोटी रुपयाचं कर्ज मिळालेलं आहे. त्यापैकी साले कसं आमदार देवडी साले कसे आता हे इथं हे मोदीजीच्या कामाचं विवेचन ही पत्रकार परिषद, तुम्ही पहिली गोष्ट ऐकून तर घ्या. ही पत्रकार परिषद मला हे सांगा, कुणाला मिळालं नाही त्याला मिळवून देऊ आम्ही. पण तेच असं बरेच नाही नाही, आपल्या तुम्ही साले कशामध्ये आहे? तुम्ही समाजात कोणी अर्ज केलं आणि त्याला मिळालं नाही, ज्याला नाही मिळालं त्याला मिळवून द्यायची जबाबदारी भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून आमची. आम्ही संबंधितांना त्या पद्धतीने सांगून त्यांना शंकर साहेब कर्ज मिळवून साले देऊ. कशामध्ये एक हजारच्या आता वर केस कुणाला पेंडिंग आहे का? मिळालं नाही, साले कोणी कशामध्ये आमदार देवडीचा तो विचार करता कामा नये. अरे मी पूर्ण देशाचं बोलताय, तुम्ही आमला साले कशा देवरीचं बोलताय. साले कसं देशामध्ये घेते ना. हे जे आहे आता इथले प्रतिनिधी आहेत ना सर, मोदी सरकारचे प्रतिनिधी आहेत ना. नाही, तुम्ही सर्व साले समाजातील कसा त्याच्यात येत नसेल केंद्र एक प्रबुद्ध वर्ग आहात, म्हणून यामध्ये या लोकांनी अर्ज केलं होतं, यांना कर्ज मिळालं नाही, बँकांनी दिलं नाही, हे आमच्या निदर्शनास आणून द्या. आम्ही त्यांना का मिळालं नाही त्याची चौकशी करून त्यांना कसं मदत करता येईल ते करू आम्ही. त्यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू. म्हणून आता तुमचे कार्यकर्ते सगळे बसले आहेत. एखाद्याचं नाव सांगा, एखाद्या गरीबाला ती योजना भेटली किंवा लोन भेटला. हे पहा, मी पहिलेच सांगितलं की हे इंडिव्हिज्युअल पत्रकार परिषद नाही आहे. मोदीजीच्या 9 वर्षाच्या उपलब्धतेसाठी ही पत्रकार परिषद आहे. जब लोकल लेवलवर पत्रकार परिषद घेऊ तेव्हा तुमच्या प्रश्नाची पूर्ण उत्तरं देऊ. सर, हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में हादसा हुआ जहाँ पे 230 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई और 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं. तो इसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती? क्योंकि इसके पहले देखा गया 1999 में जब अटल जी की सरकार थी तो वहाँ पे तत्कालीन रेल मंत्री थे नीतीश कुमार. ये वहाँ के तत्कालीन रेल मंत्री थे और उन्होंने यह कह करके इस्तीफा दिया था कि ये सिस्टम का फेलवर है. तो क्या इसकी जिम्मेदारी आज के रेल मंत्री अश्विन कश्यप लेंगे क्या और इस्तीफा देंगे क्या? ये उनका इशू है, मेरा नहीं है. मेरा विषय है क्या? ये मेरा विषय नहीं है. वो मंत्री का मंत्रिमंडल का, और उसको जो कुछ देश के पंतप्रधान वहाँ गए
वहाँ मदद जाहिर की, ये सारी कोई बातें देखिए, हैं। ये जो विषय है सर, ये केंद्र का विषय है और आप केंद्र के विषयों को लेकर के प्रतिनिधि अब ये 9 साल ले रहे हैं, तो देखो, ये विषय जायज है। मेरी बात पत्रकार महोदय पहले सुन लीजिए कि ये 9 साल की जो उपलब्धिता है उसके ऊपर हमारी पत्रकार परिषद है। नहीं सर, जहाँ उपलब्धि है तो वहाँ कहीं ना कहीं उसके अरे हाँ, against तो में कुछ सवाल होते हैं। शासन उपचार कर रही है ना उसका। तो इसके जिम्मेदारी 10 लाख रुपए पण तो त्यांना- इसकी 10 लाख रुपए उनको मदद भी दिए, नहीं दिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी, इसके पहले इस्तीफा वो हो जाते थे। सरकार का काम है, समझे कि रेल मंत्री का काम है। रेल मंत्री उसको लिखो आप पत्रकार करके, वो अपनी जवाबदारी वहन करेंगे और वो उसकी चौकसी होगी। चौकसी के अंदर में जो निष्कर्ष आएंगे, क्यों हुए, क्या हुआ, क्यों अब इंजन जाके टकराए, ये हुआ, ये सारी बातें आप सबको मालूम है, आपके मीडिया में छप के आई है, प्रिंट मीडिया में और इसमें। और एक विषय था सर, दिल्ली में जैसे देश की बेटियां बैठी है न्याय मांगने के लिए, उन पर प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं देते? देश की बेटियां, हाँ, कोण देश की बेटियां जो खिलाड़ी आज बैठे हैं न्याय मांगने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में, कि उन्होंने उनके साथ में छेड़छाड़ किया है और देश की बेटियां वहां पे न्याय मांगने के लिए बैठी है, अरे ये सबको मालूम है। तो इस विषय पे कानून जो है वो अपना काम करेगा, कानून करेगा ना। उन्होंने किया है, अब तो कानून उसकी कार्रवाई करेगा। कानूनन जो कार्रवाई है वो उसके ऊपर होने वाली है। तो सरकार इस पे कोई भी दखल नहीं लेगी। सरकार जिसका विषय है वो ले रहा है, नहीं ले रहा है ऐसी बात नहीं है। जिसका विषय है वो ले रहा है, जिसको कानून उसको कोर्ट में जाएंगे, सजा होगी, उसको भुगतना पड़ेगा। अब वो सही में छेड़छाड़ किया, यहाँ बैठे बैठे हम छेड़छाड़ किया कि नहीं किया ये हम सिद्ध कर सकते हैं क्या? जिस वो तरीके कोर्ट से में वो होगा। इतने दिनों से बैठे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने दिनों से वो न्यायपालिका का आंदोलन विषय में है। बैठे वो हैं। न्यायपालिका का विषय अपना नहीं है। नहीं, पर आरोप तो आपके मंत्री पे लगा गया। हाँ, मंत्री पे होगा तो मंत्री जब सिद्ध हो जाएगा तो राजीनामा देगा, उसको निकाल देंगे हम पार्टी से। सर, मेरा एक प्रश्न है। मोदी जी 2014 में एक ओबीसी का चेहरा के सामने आए थे। उन्होंने ओबीसी फैक्टर अपने मैनिफेस्टो में भी किए थे कि ओबीसी के और जो संविधानिक तरतूद है उसमें लागू करने के लिए जनगणना कराएंगे। लेकिन कोरोना काल चले गया, फिर भी जनगणना तालमटाल हो रही है, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। अभी तक जनगणना का उसमें आया नहीं। अरे अभी तो तुम्हारे मीडिया, प्रिंट मीडिया में आया जनगणना के संबंध में जानकारी कि देश में जनगणना हो रही है करके। कल हाँ, गलत आया हुआ है जनगणना के संबंध में। ओबीसी की जाति नहीं है, जनगणना आपकी ओबीसी की कैसी जाति करने का? यहाँ सब बटे लोग ओबीसी है, सब सब कैसी चला आज कैसे? सर, एक प्रश्न ऐसा था, जब 2014 में मोदी जी चुनाव लड़े तो उनका नारा था 2 रुपये महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार। तो अभी तक क्या ऐसी कौन सी चीज़ है? देखो, उनने बोले थे कि महंगाई डायम खाए जाते हैं, डीजल का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो भंडा लेके रोड पे नच रहे थे। तो कौन सी ऐसी महंगाई कम हुई, कौन सी चीज़ में ऐसी महंगाई कम हुई? देखो, उस समय की जीडीपी और आज के जीडीपी में ज़मीन आसमान का फर्क है। उस समय में जो मजदूरी थी और आज की मजदूरी में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो भैया जैसे ही इधर तुम्हारा सभी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं वैसे उसके बढ़ते, किसानों के भी दाम इसके बढ़ते, समझे कि नहीं? तो ये तो होना ही है, ये तो स्वाभाविक है। फिर ये नारा लगाना ही नहीं था। नारा लगा, उस समय की आवश्यकता थी। लेकिन आज तुम आंदोलन करो ना महंगाई के खिलाफ में, तुमको रोका किसने है? सर, इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार में दूरदृष्टि नहीं है। ये आप कह सकते हैं क्या? नहीं, ये दूरदृष्टि नहीं है तो देश में और विदेश में सारे विश्व में मोदी जी क्यों प्रख्यात हो गए? तो कॉमन बात है सर कि 200 अरे ये कोई पत्रकारों का आरोप बराबर नहीं है, नथिंग दैट। सर, देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अरे झालं, राशन मिल रहा है। तुझं पुष्कळ ऐकलं ना, तर बाकीच्या लोकांनाही बोलू दे ना। बाकी लोग नहीं पूछ रहे, इसलिए मैं नहीं तो पूछ रहा हूँ। चलो, देश समाप्त। में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, फिर देश ये ऐसे घोषणा कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनते जा रहा है। फिर ऐसा कैसे? क्योंकि इसके पहले ये आंकड़ा कम था। समाप्त करू। आज सर्व पत्रकार मंडळी या ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष मंडळ सालेकसाच्या वतीनं आयोजित या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी आणि मोदी सरकारला 9 वर्ष पूर्ण या कार्यक्रमात आपण सर्व लोक उपस्थित झालात।
आमचे नेते आदरणीय केशवरावजी मानकर यांनी सविस्तर असं आपल्याला पत्रकार परिषदेत उत्तर दिलेले आहे.